नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो। और इस वक्त आप देख रहे हैं भारत का दम, चांद पर हमारा कदम। हमारा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है उस समय का जब चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद पर लैंड करेगा। कुछ ही घंटों के फासले में भारत चांद पर अपनी जीत का परचम लहराएगा। इसरो के अथक प्रयास के बाद देश चांद तक पहुंचने में कामयाबी हासिल करने जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी भारत चंद्रयान 2 को चांद पर भेज चुका था, लेकिन आपको पता है कि चंद्रयान पर जैसे ही चांद पर जाने के बाद जो हमारा चंद्रयान 2 था वो क्रैश कर गया था। एक बार फिर से भारत ने कोशिश की। ठीक 2019 के बाद 2023 में जुलाई 14 तारीख को 2023 को इसी साल 14 तारीख को भारत ने चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा। अब ऐसे में कल का समय है, कल शाम 6 बजे ये जो हमारा चंद्रयान 3 है वो चांद पर लैंड कर जाएगा। चांद पर वो मशीन लैंड करेगी जिसका नाम विक्रम है और उस विक्रम के अंदर से रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है वो उतरेगा। कहा जा रहा है कि 4 घंटे का समय होगा जब विक्रम लैंड कर जाएगा चांद पर और उम्मीद जताई जा रही है कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी और उसके बाद 4 घंटे के बाद रोवर निकलेगा जो कि रोबोटिक मशीन है। वो धीरे धीरे जमीन पर, चांद की जमीन पर चलेगा और उसके बाद वहां से तस्वीरें खींचकर सीधा वो विक्रम को भेजेगा और विक्रम वहां से यहाँ इसरो में तस्वीरें यानी कि भारत को तस्वीर भेजेगा। ऐसे में अब चांद हमारी मुट्ठी में होगा, लेकिन ऐसे में अब आपको बताते हैं ग्राफिक के जरिए कि और क्या खासियत है इस चंद्रयान 3 की। जल्दी से हम आपको बताते हैं, एक बार दिखाते हैं। Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. जब 14 जुलाई को आपने देखा कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी और प्रक्षेपण के बाद कैसे आसमान का सीना चीरता हुआ हमारा चंद्रयान 3 चांद के लिए रवाना हो गया था। और कल का वो दिन है शाम के 6 बजे जब चंद्रयान 3 पहुंच जाएगा। लेकिन उससे पहले 2019 की भी याद जरा कर लीजिए। 2019 में जब चंद्रमा यानी कि चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, लेकिन चांद पर जाने के बाद वहां पर जो हमारा लैंडर था वो क्रैश कर गया था। उसके बाद वहां के जब डायरेक्टर थे के-सिवन वो भावुक हो गए, रोने लग गए थे। प्रधानमंत्री सांत्वना देते आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी समय ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऐसा क्षण था हर भारतीय के लिए जब हम सब ये महसूस कर रहे थे कि हम जल्द से जल्द चांद को पा सके। लेकिन आज का वो साल, आज का वो दिन बहुत महत्वपूर्ण है जब एक बार फिर से भारत चांद के लिए उड़ान भर रहा है। और ऐसे में चंद्रयान 2 क्यों फेल हुआ इसकी भी बात कर लेते हैं। स्पीड 1683 मीटर सेकेंड से धीमी कर 146 मीटर सेकेंड की तक गई थी। और ऐसे में ये हम इसीलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इस बार का चंद्रयान 3 कितना अलग होगा वो भी आपको समझना पड़ेगा। विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर से 7.4 किलोमीटर पर लाया गया था। ये चंद्रयान 2 फेल क्यों हुआ था उसके बारे में आपको हम पहले बता रहे हैं। उतरने के कुछ सेकेंड के फेज में वेलोसिटी तय सीमा से कम हो गई थी। क्रैश की बात जो मैं कर रही हूं, यहां तय टॉलरेंस से ज्यादा डेविएशन के कारण ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर गड़बड़ा गया और उसके बाद चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था। फाइनल ब्रेकिंग फेज से ठीक से परफॉर्म नहीं हो पाया, इसलिए विक्रम लैंडर पिछली बार 2019 में क्रैश कर गया था। अब चंद्रयान 3 की बात कर लेते हैं। चंद्रयान 3 इस साल देखिए चांद तक पहुंचने का सफर हमारा LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया है। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ और उसके बाद 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा पर छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, आपको बताते हैं। 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में रहा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रूस ने अपनी तरफ से लूना 25 को भेजा, इधर से भारत ने चंद्रयान 3 को भेजा। लूना को जल्दी थी, भारत को नहीं। भारत ने कहा कि हम छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ेंगे लेकिन चांद तक पहुंचेंगे। और आज विश्व देख रहा है धीरे धीरे कदमों से सही, लेकिन भारत अब चांद के दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा जहां तक विश्व का कोई भी वैज्ञानिक या फिर जो मशीन है वहां तक नहीं पहुंच पाए, कोई भी देश वहां तक नहीं पहुंच पाए। और ऐसे में दक्षिणी जो इलाका है चांद का वो महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां पर हीलियम 3 है। हीलियम 3 अगर वो किसी को भी मिल जाए तो उससे कितने विकास होते हैं, क्या क्या काम हो सकते हैं वो आप जानते ही होंगे। ऐसे में 17 अगस्त को
प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हुआ। कैसे क्या हुआ, फेजेस आपको बता दें। 18 और 20 अगस्त की डी बूस्टिंग के बाद लैंडर 25x 134 किलोमीटर की कक्षा में आ गया था। 23 अगस्त को 25 किलोमीटर ऊपर से ही लैंडिंग ऑपरेशन शुरू होने लग गया। अब आगे आपको बता दें, विक्रम की लैंडिंग प्रक्रिया का इसरो सीधा प्रसारण करेगा। जैसे ही विक्रम वहां लैंड करेगा, उम्मीद जताई जा रही कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी। उसके ठीक 4 घंटे के बाद रोवर प्रज्ञान निकलेगा। प्रज्ञान ही वो मशीन है रोबोटिक जिसके 4 पैर हैं और उसमें इसरो का लोगो और भारत का झंडा भी लगा हुआ है। जैसे वो जमीन पर चलेगा, चांद की जमीन पर, वैसे वैसे भारत का झंडा वहां गुज जाएगा जमीन पर, और साथ ही इसरो का लोगो भी, और साथ ही प्रज्ञान वो रोवर ही वहां की तस्वीरें खींचेगा, तमाम जानकारियां जुटाएगा और सीधे विक्रम को भेजेगा, और विक्रम भारत को तमाम जानकारियां साझा करेगा। लैंडिंग खतरनाक भी हो सकती है, चुनौतियां हैं। ये इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी लैंडिंग होके रहेगी, हो जाएगी लैंडिंग, अगर तमाम चीजें गड़बड़ा गई उसके बाद भी। चंद्रमा की सतह पर गड्ढे और पत्थर हैं जिस पर बर्फ जम जाती है, उसी की खोज होगी, क्योंकि वहां ज्यादातर अमूमन जो गड्ढे हैं वो सूर्य की रोशनी में आते ही नहीं है। लैंडिंग खतरनाक हो सकती है, ये बार बार हम आपको कह रहे हैं। अंतरिक्ष यान के थ्रस्ट से धूल उठती है, ये भी वैज्ञानिकों ने साझा किया, कहा है कैसा होता है वहां पे। इसके बाद अगर बात करें तो धूल ऑन बोर्ड कंप्यूटर पर पहुंच सकती है, ये भी जानकारी आ रही है। लेकिन सब कुछ बिगड़ भी गया तो भी हमारा चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच जाएगा। राज्यवार तरीके से हम आपको बता दें कि अलग अलग शहरों में पूजा पाठ प्रार्थना की जा रही है कि हमारा चंद्रयान 3 पहुंच जाए चांद पर। और ऐसे में चांद का वातावरण, और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। मुंबई महाराष्ट्र की तस्वीर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश की तस्वीर, वाराणसी उत्तर प्रदेश की तस्वीर, अहमदाबाद गुजरात की तस्वीर, इन चारों ही राज्यों में देखिए किस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे अहमदाबाद गुजरात में प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, हमारा ये जो चंद्रयान 3 है ये लैंड कर जाए, सफल लैंडिंग हो, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो। इसकी वाराणसी में भी पूजा पाठ चल रहा है, प्रयागराज की तस्वीर उत्तर प्रदेश की, मुंबई महाराष्ट्र में भी यज्ञ वगैरह किया जा रहा है ताकि हमारा जो सपना है वो पूरा हो, हमारी जो उड़ान है उसे कोई रोक ना पाए। छोटा सा रिपोर्ट आपके लिए तैयार किया, वो जरूर देखिएगा। उसके बाद तमाम मेहमान एक्सपर्ट्स हमने बुलाए हैं, उनसे भी हम बातचीत करवाएंगे आपकी, और आपको दिखाएंगे कि हमारा ये जो सपना है, मेरा, आपका, हर देशवासी का, भारतीय का, इस सपने को पूरा होने में और कितने घंटे की देरी है। और जब ये सपना पूरा होगा, कल जब चांद पर हम पहुंच जाएंगे, उसके बाद भारत को क्या हासिल होगा, भारत के लिए मील का पत्थर कैसे साबित होगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। छोटा सा रिपोर्ट बस देखिए। 2 1 0 आज हर भारतीय की नजर चांद की तरफ है। वो टिकटिकी लगाए चांद को देखकर सोच रहा है कि अब से कुछ घंटों की देरी में हमारा चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच जाएगा। इन कुछ घंटों के फासले को पूरा भारत महसूस कर पा रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को जब चांद छूने के लिए उड़ा, तब किसी को पता नहीं था कि वहां तक हमारा चंद्रयान 2 पहुंच नहीं पाएगा। पीएम मोदी खुद श्री हरिकोट के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उपस्थित थे, लेकिन सफल परीक्षण नहीं होने के कारण चंद्रयान 2 के डायरेक्टर की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो दर्द उस दिन पूरा देश महसूस कर पा रहा था। भारत चांद तक पहुंचने का सपना पूरा नहीं कर पा रहा था। हर एक भारतीय की आंखें नम थीं। उस समय हर एक भारतीय ये सोच रहा था कि चांद तक पहुंचने का हमारा सपना न जाने कब पूरा होगा। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों की तत्परता, निरंतर प्रयास और चांद पर भारत का झंडा लहराने की ललक ने चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचा दिया। 140 करोड़ देशवासियों का प्यार, आशीर्वाद, उम्मीद और आशा कल शाम 6 बजे तक के लिए अटक गई है। कोई भगवान की पूजा कर रहा है तो कोई अरदास, और चारों तरफ से गूंज बस यही है कि भारत का चांद पर जाने का सपना पूरा हो जाए। इस बार चांद हमारा हो जाए, चंद्रयान 3 की लैंडिंग चांद पर सफल हो जाए। Soft landing means that lander, the legs are there, which can tolerate up to more than 3 meters per second. That sort of impact it can tolerate. And what we presume is that velocity will be around 1.86 meters. That sort of per second velocity only will be there.
So, and even if there is a slope, so one of the leg is on the slope, say 12 degree or so, still it will be a stable one. So the impact wise, it can handle the impacts, it can handle the little bit of rough landing also. वैज्ञानिकों का कहना है कि सब कुछ गड़बड़ रहा तो भी हमारा चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर जाएगा। अभी रूस ने लूना 25 को भेजा, लेकिन रूस चांद पर पहुंच बनाने में सफल नहीं हो पाया। अगर इस दौरान भारत चांद पर चंद्रयान 3 को उतार पाता है तो ये पूरे विश्व में भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जो लैंडिंग साइट पे हम लैंडिंग करने वाले हैं, तो वो लैंडिंग साइट का विश्लेषण भी हमारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पे हमारे सेंटर में किया है। पहले से चंद्र की जो तस्वीरें हैं उसका अध्ययन करके हमने ये चुनाव किया कि कौन सी लैंडिंग साइट हमारे लिए उपयुक्त रहेगी, जहाँ पे हम सेफली जाके लैंड कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, चंद्र के ऊपर जमीन उतनी सीधी जमीन नहीं है, काफी क्रेटर और बोल्डर्स वहाँ पे शामिल है। तो उसी जमीन में से एक अच्छी जमीन ढूंढ के वहाँ पे उतरना वो कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही कठिन कार्य है। तो पूरे चंद्र के तस्वीरों का उसको विश्लेषण करके, एनालिसिस करके और उसका स्टडी करके हमने जो चंद्रयान 2 में भी निर्णय किया था और उसको और भी अच्छी तरह से विश्लेषण करके चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग साइट जो सिलेक्शन किया है वो सब कार्य हमारे सेंटर में हुआ है। चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने के बाद भारत के हाथों चांद की अनसॉल्व मिस्ट्री हाथ लग जाएगी। भारत नासा पर अपनी निर्भरता खत्म कर पाएगा और भारत खुद चांद की सतह से लेकर चांद के ओर छोर का पता लगा पाएगा। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी भाग पर लैंड करेगा। अभी तक वहां किसी भी देश ने अपने सैटेलाइट को नहीं भेजा है। भारत चांद के दक्षिण हिस्से को चंद्रयान के द्वारा इतनी बारीकी से समझ पाएगा जितना आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं समझा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी। अब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। बस 24 घंटे का इंतजार बचा है और ऐसे में बहुत बड़ी खुशखबरी भी हम लोगों को मिल जाएगी 24 घंटे के अंदर ही। यही समय होगा, 5 बज रहा है, तकरीबन 6 बजे के आसपास का समय है कि जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लेकिन समय तो यही होगा और हम सब कल इस समय भी बैठकर यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। ऐसे में स्वागत डॉक्टर डब्ल्यू सेल्वा मूर्ति, चांसलर एमिटी यूनिवर्सिटी, पूर्व डीजी DRDO, थोड़ी देर में हमारे साथ लाइव आ जाएंगे। एयर कमांडर SP सिंह, एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ। दिव्यांशु पोद्दार, फाउंडर रॉकेटियर्स के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी शाही, नेता BJP के, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। संजीत कुमार, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और गौरवान्वित करने वाला पल, 24 घंटे का इंतजार, हालांकि इंतजार भी नहीं हो रहा है। अब लग रहा है कि चांद पर हमारा जो लैंडर और रोवर है वो नहीं जा रहा, बल्कि हम लोग ही उड़कर जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी चांद पर पहुंच जाएं, ये उम्मीद है। सबसे पहले मैं दिव्यांशु पोद्दार, फाउंडर रॉकेटियर्स के, उनके पास जाना चाहूँगी। कितना समय लगा हमारे देश को चांद और सबसे जटिल जो भाग है, दक्षिणी जो पूरा ध्रुव है, जो चांद का दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ पर हम लैंडिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक वहाँ पर सूर्य की रोशनी भी बड़ी मुश्किल से पहुँचती है और ऐसे में वहाँ कोई देश अभी तक पहुँच भी नहीं पाया है चांद के हिस्से में। तो हमने तय भी किया, तो इतना जटिल हिस्सा जहाँ से हम पूरी जानकारी ले सके। कितना मुश्किल भरा रहा, कितना चुनौतीपूर्ण रहा। 2019 में हमने देखा कि कैसे चंद्रयान 2 फेल हो गया था, लैंडिंग के समय क्रैश कर गया था हमारा जो विक्रम था। ऐसे में अब 2019 के बाद भारत कितना, जो वैज्ञानिक हमारे हैं उन्होंने कितना सोच समझकर ये दूसरा प्रयास किया है। और साथ ही हम शुरुआत से अगर शुरुआत करें तो भी भारत आज टेक्निकली या फिर इस पूरे वैज्ञानिकी कदम में कितना आगे आ गया और किन किन देशों को पछाड़ चुका है। तो समय तो हमें काफ़ी लगा। ये चंद्रयान प्रोग्राम जो है इसरो में काफ़ी समय से चलता आ रहा है। ऑलमोस्ट जो है मोर देन 10 इयर्स हो गए हैं अगर हम चंद्रयान 1 के समय से गिनेंगे। और जो ये साइट सिलेक्शन की गई है, ये साइट सिलेक्शन फॉर लैंडिंग जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है। साउथ पोल पे जो लैंड करने का एक प्रयास किया जा रहा है। एक तो जो इसका कारण है, जो आप मेंशन भी कर चुके हो पहले, वो है कि यहाँ पे हमारे को आभास है कि यहाँ पे हीलियम 3 डिस्कवर किया जा सकता है। तो वो जो है, अगर हम सक्सेसफुल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ मून करेंगे, अगर वहाँ पे हमारे और मिशन जाएंगे, वहाँ पे अगर एस्ट्रोनॉट्स के लिए
हमारे को सिस्टम्स बनाने होंगे, तो हमारे को पावर की बहुत जरूरत पड़ेगी। और हीलियम 3 एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको यूज करके हम वहाँ पे पावर प्लांट्स सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा एक कारण है कि ये साइट सेलेक्ट की गई है कि हमारे को ये भी आभास है, जो चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी डिस्कवर किया था, तो ये भी काफी चांस है कि हमारे को साउथ पोल की सतह पे, साउथ पोल के क्रेटर्स में, जहाँ पे सन की एक्टिविटी बहुत कम है, जहाँ पे गड्ढों sun नहीं में, गड्ढों में, हाँ, गड्ढों में। हाँ, तो वहाँ पे हमारे को पानी मिलने का बहुत ज्यादा चांस है। वहाँ पे सतह के थोड़ा ही नीचे हमारे को पानी मिलने का भी बहुत ज्यादा चांस है। तो अगर हमारे को पानी मिलता है, हाँ, अगर हाँ, हमारे पोद्दार को जी, पानी मिलता है, क्या आप मेरे को सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकती हूँ, बताइए। हाँ, तो क्या अगर हमारे को वहाँ पे पानी मिलता है, तो उसका ये फायदा होगा कि हमारे को एक फूड सोर्स, एक वाटर सोर्स तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ वो एनर्जी सोर्स भी रहेगा। जैसे धरती पर हमने देखा कि सबसे बड़े शहर नदियों के पास जाके बसे, वैसे ही चांद के ऊपर हम नदी ढूंढ रहे हैं जहाँ पे जाके इंसान बस सकेंगे। ठीक है, इस खोज के पीछे तो पूरी दुनिया है कि क्या इंसान वहां बच सकता है या नहीं, जिसकी बात आप कर रहे हैं। हमारे साथ और भी मेहमान हैं। हमारे साथ एसपी सिंह जी हैं, एयर कमांडर एसपी सिंह जी, एविएशन एक्सपर्ट हैं। चंद्रयान 2 के बाद ये चंद्रयान 3 का जो सफर है कितना मुश्किल भरा रहा, और आपने K7 को देखा था पिछली बार 2019 में जब फेल हो गया था, जब क्रैश कर गया था हमारा लैंडर विक्रम, उसके बाद जिस तरीके से वो उनकी आंखें भर आई थी, प्रधानमंत्री को पकड़कर वो रोने लगे थे। मैं कह रही हूँ सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, इसरो के पूरा देश रो रहा था, पूरा देश सहम गया था, और उम्मीदों से टकटकी लगाए हम सब देख रहे थे कि हम भी चांद पर पहुंच जाते हैं। और अब भारत अगर कल 6 बजे सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है, लैंडिंग हो जाती है विक्रम की, जो लैंडर है उसकी, तो ऐसे में भारत चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा चौथा देश होगा जो चांद पर पहुंच चुका होगा और चांद पर अपनी पकड़ बनाने के लिए तमाम जानकारियां साझा करेगा। देखिए, पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को और इसरो के साइंटिस्ट को इस सफलता के लिए जो कल हम अचीव करने वाले हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि कल 100% हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, मैं एडवांस में ही पूरे देशवासियों को इसकी सफलता की बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारा दिल जो है खुशी से ओत-पोत हो रहा है। संजीत जी लग रहा है बधाई नहीं, बहुत संजीदा हो गए। संजीत जी बधाई नहीं लीजिएगा आप। बोलिए। ये सभी देशवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। मैं आपको एक इससे पहले कि आपके क्वेश्चन आंसर करूँ, मैं एक चीज़ छोटी सी बताना चाहता हूँ। आप ये देखिए, हमारे में और चीन में एक फ़र्क बहुत बड़ा दिखता है आज के दिन में। चीन ने अपनी प्रभुता दिखाने के लिए स्पेस में उसने क्या किया, एक एंटी सैटेलाइट वेपन लॉन्च किया, जिसने एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया, डेब्री क्रिएट कर दी, और उसने दिखाया कि मैं किसी भी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। एक डर का माहौल बना लिया। और भारत क्या कर रहा है, भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर जाकर अपना वो लैंडर लैंड करा रहे हैं, और जिससे हीलियम की खोज होगी, पानी की खोज होगी, जीवन की खोज होगी, और आगे आने वाले समय में हम जब मंगल ग्रह पर जाना चाहेंगे तो एक एनर्जी के रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी बनेगी। ये जो है एक मानवता के लिए एक बड़ा अच्छा कदम होगा। तो भारत और चीन में ये बड़ा फर्क कल दिखाई देगा आपको। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, जो इस सफलता का श्रेय जो है वो हमारे इसरो को और हमारे देशवासियों को जाता है। जो चंद्रयान 2 में जो हुआ, वो जीवन में जब भी आप कुछ करेंगे तो फेलियर आएंगे, आपको बड़े फेलियर आएंगे, लेकिन सबक हमें चींटी से मिलता है। चींटी 10 बार ऊपर चढ़ के गिरती है, फिर भी ऊपर चढ़ती है और पहुंच जाती है। तो उसी तरह से हम लूना 25 इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। रूस ने भारत के साथ ही 8 दिन के बाद तकरीबन रूस ने भी लूना 25 लॉन्च किया, और उसके बाद जो उनका लूना 25 है वो वहां लैंड नहीं कर पाया, क्रैश हो गया। बहुत जल्दी में रशिया था। ये एक चीज़ सभी लोग जल्दी में। भारत ने अपना आराम से, अपना संयम से, पूरा सोच समझ के साथ प्लान करके कि हमारे पास इतनी पावर नहीं हमारे रॉकेट्स में, तो उसने एरोस्पेस का ऑर्बिट का फ़ायदा उठा के उस ऑर्बिट को स्लोली एक्सटेंड करते हुए लूनर ऑर्बिट से कनेक्ट किया, और लूनर ऑर्बिट फिर उसको स्लोली रिड्यूस करते हुए ऑर्बिट साइज को वहाँ पर जाके सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। ये बड़ी सोची समझी जो प्लानिंग है, इसके लिए पूरा श्रेय हमारे इसरो के साइंटिस्ट को जाता है, और जिन्होंने ज़्यादा बिना देश के जो वित्तीय उसको यूज़ करते हुए कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट करनी है। ये एक दर्शाता है कि हमारे साइंटिस्ट कितने सक्षम हैं और कितना इन चीज़ों को दूर तक हम जा सकते हैं, हमारा देश कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। ये एक बड़ा अच्छा कदम है, और उसकी जो विफलता हुई थी लास्ट चंद्रयान 2 में, उसके सारे ही जो कमियां थी उसको पूरा कर लिया गया है। और अब कल जो है उसका हमें प्रूफ मिल जाएगा
कि यस हम उसके पहुंच गए। संजीत कुमार जी, कांग्रेस के नेता, आज तो कम से कम बधाई सबको दे दीजिए और साथ ही पूरा आज वो खुशी का क्षण है, खुशी का पल है। तकरीबन 24 घंटे का वक्त है। 24 घंटे बाद आप और हम इसी प्लेटफॉर्म पर होंगे, बातचीत कर रहे होंगे। कल 6 बजे लैंड कर जाएगा हमारा चंद्रयान 3 चांद पर और भारत का सपना, वो सपना जो हर एक भारतीय के जहन में है, पूरा होगा। जी प्रीति जी नमस्कार, आप सभी को और दर्शकों को भी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो सफलता भारत रचने जा रहा है चांद के ऊपर, ये सफलता आज से करीब 4 वर्ष पूर्व 2019 में भी हो जाना चाहिए था, हो जाता, लेकिन दुर्भाग्यवश हमने बहुत बेहतरीन प्रयास किया, लेकिन अंतिम के 15 मिनट जो क्रूशियल होते हैं इस लैंडिंग का, मैं समझता हूँ उस समस्या से हम निजात पाएंगे और कल पूरा देश इस चंद्रमा पर उतरने वाले इस रोवर और लैंडर्स की जो सफलता होने वाली है, हम सब चंद्रयान 3 के रूप में हम सभी भारतवासी इसमें झूमेंगे, ऐसा विश्वास करता हूं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, खास तौर से आज ये वक्त आ गया है जब कल हम सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे, तो ये वक्त उन तमाम वैज्ञानिकों को भी याद करने का है जिन्होंने स्पेस रिसर्च के मामले में अपनी एक अहम भूमिका अदा की थी। मैं याद करना चाहूँगा एस.के. मित्रा, जो उन्होंने 1920 से उन्होंने इस चीज़ को अपने रिसर्च के माध्यम से आगे बढ़ाया। मैं याद करना चाहूँगा डॉक्टर सी.वी. रमन का और मेघानंद साहा को, जो 1945 में स्पेस रिसर्च के मामले में उस अध्ययन को आगे बढ़ाया। मैं याद करना चाहूँगा मैं विक्रम साराभाई को, जिन्होंने इसरो की स्थापना 1969-70 में की थी, और आज हम कैसे भूल सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिनके दूरगामी दूरदर्शी इरादे ने इसरो की स्थापना की, और आज इसरो अपने चंद्रयान 3 के माध्यम से मात्र 4 वर्षों के बाद वह अपनी असफलता से बैठा नहीं, इसरो, और अपनी 4 वर्षों के बाद ही PSLV 3 चंद्रयान 3 के रूप में। ठीक है, दिव्यांशु पोद्दार के पास एक बार जाना पड़ेगा। दिव्यांशु जी, आपको याद होगा विक्रम साराभाई का भी नाम ले रहे थे संजीत कुमार जी, तो एक जो क्लिप है छोटा सा, उनके ऊपर अभी खैर एक सोनी पिक्स पर, सोनी लीव पर एक सीरीज भी आई है, मैंने देखी नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा पिक्स में भी वो साइकिल पर ऐसा कुछ सैटेलाइट सा ले करके जाते हुए साइकिल पर, और भारत, मतलब बहुत ओल्ड एज की बात है, विक्रम साराभाई उस समय और साइकिल पर 2 लोग पकड़ कर लेके जा रहे हैं। अब बताइए उस समय का भारत, साइकिल पर हम अपने भविष्य को, इस पूरे सैटेलाइट को उसे बना के लेके जा रहे हैं, और आज हम चांद पर पहुंच रहे हैं। मेरे लिए तो इतना गौरवान्वित करने वाला पल है। मैं इंडिविजुअल बता रही हूँ ऐसे एक न्यूज एंकर होने के नाते कि मेरी आंखें भर आ रही हैं कि साइकिल से हमने कहां तक का सफर तय कर लिया। तो आपने मेरे को बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग मोमेंट जो है वो याद दिला दिया। बिल्कुल। तो मैंने जो अपना कॉलेज है वो किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो हमारा जो कॉलेज है वो इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के कैंपस के अंदर लोकेटेड है। तो वेली चर्च के बगल में हमारा इसरो गेस्ट हाउस पे कैंपस हुआ करता था। जो साइकिल वाली फोटोग्राफ की आप बात कर रहे हो वो वेली चर्च के एकदम सामने खींची गई है। तो मेरा हॉस्टल जो है एकदम वहीं पे लोकेटेड है। वो फोटोग्राफ को हम देखते हैं तो हम उस फोटोग्राफ को आज के दिन में भी किसी को साइकिल पे बिठा के वो फोटोग्राफ रेप्लिकेट कर सकते हैं। और वो जगह जो है, उसी जगह पर हमने पढ़ाई की, और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में अंडर इसरो साइंटिस्ट। तो हमारे को रियलाइजेशन है, हमारे को उस जगह का, उस समय का, उस टाइम पे जो लोगों ने अकॉम्प्लिश किया उसके महत्व को हम समझ पाए, क्योंकि हमने देखा वहाँ पे पास से कि किस छोटी सी मुकाम से हम बढ़कर आज जो है दुनिया के सबसे ऊंचे स्पेसफेरिंग नेशंस में से हम एक हैं। एक ऐसे समय से शुरू हुए हुए जब हमें आज़ाद हुए हुए 30-40 साल भी नहीं हुए थे, और जो है हम दुनिया के पिछड़े देशों में गिने जाते थे, और लोग देश पे हंसते थे कि इंडिया जैसा देश जो है वो स्पेस के ऊपर पैसा खर्च रहा है। और आज जो है हम ना केवल चांद तक पहुंच रहे हैं और चांद तक जा रहे हैं, चांद के अंदर, चांद के ऊपर लैंड करके, साउथ पोल पर लैंड करके नई उपलब्धियां क्रिएट कर रहे हैं जो कि कोई और नहीं कर पाया है। बट उसके साथ साथ जो विक्रम साराभाई, जिनका नाम हम ले रहे हैं, जिनके नाम पर हम इस लैंडर को नाम देते हैं, जिनके नाम पर पूरा इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है वो होता है। सो विक्रम साराभाई का स्पेस विजन था कि इंडिया
should be second to none for the application of space science for the betterment of society. ये इसरो के फॉरवर्ड में भी लिखा हुआ है, एग्जैक्ट सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि हम केवल चांद पर नहीं जा रहे हैं, हम स्पेस टेक्नोलॉजी को हमारी जिंदगी, हमारे देशवासियों की जिंदगी यहाँ धरती पर सुधारने के लिए यूज कर रहे हैं। और इस यूजेज में इसरो ने हमारा सीना जो है एकदम 56 इंच का करके रखा है हर एक देशवासी का। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इसरो ने हमारे को दी है। संजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, एक बार आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, छोटा सा। संजीत जी जल्दी से। मैं सवाल तो नहीं, मैं ये आज की तारीख में और इस अच्छे मौके पर, मैं चूंकि एक खुशगवार मौसम है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कल लैंडिंग होने वाला है, जैसा कि आपने कहा, हम सब का दिल खुशी तो है ही है, साथ ही साथ धैर्यता के साथ, साहस के साथ। और मैं तमाम वे वैज्ञानिक और वे लोग जिन्होंने इस संस्था को खड़ा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, खास तौर से मैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम भूल नहीं सकते, जिन्होंने 1969 में इन्होंने इसरो की स्थापना के लिए एक अहम भूमिका। लोग कहते हैं ना कि पंडित जी ने क्या किया, देश आज भारत का दम, चांद पर हमारा कदम। कल ठीक इसी समय 6 बजे के आसपास हमारा जो लैंडर है, हमारा विक्रम, हमारा चंद्रयान 3 कल चांद पर लैंड कर जाएगा। और कल हम बधाइयाँ दे रहे होंगे एक दूसरे को और आगे खुशी की कामना कर रहे होंगे और उम्मीद कर रहे होंगे कि भारत का ये जो चंद्रयान 3 है वो मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस के नेता हमारे साथ संजीत जी हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से उनके पास, उसके बाद फिर एसपी सिंह। प्रीति जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विज्ञान का विकास कभी किसी एक देश के लिए, वह मानव जीवन के लिए होता है और मानव जीवन सदैव परमार्थ के लिए होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, विज्ञान का विकास सदैव विश्व और विश्व के परमार्थ, इन तमाम बातों में। लेकिन मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जो इसरो आज, उसका बजट केवल मात्र 12,000 करोड़ रुपए है। अमेरिका जिसका बजट लगभग 2 लाख करोड़ रुपए, 2,00,000 करोड़ रुपए है, उस बजट के बावजूद आज अमेरिका जितनी बार और जिस लेवल का रिसर्च कर रहा है, इसरो शायद कम बजट के बावजूद भी उस योग्यता के कारण, उस तल्लीनता के कारण, और तमाम वैज्ञानिक आज जो वैज्ञानिक इस रिसर्च में लगे हुए हैं, मैं उनको सलाम करना चाहता हूं कि वे उनके वजह से, उनके कारण और सरकार के कारण, मैं समझता हूं आज कम से कम सरकार को आपने थोड़ा श्रेय दिया। सरकार का मतलब केवल वर्तमान सरकार नहीं होता है। इसरो वर्तमान सरकार का कोई श्रेय नहीं है, मतलब मैंने कभी नहीं कहा कि, मैंने कहा कि सभी सरकार, वर्तमान सरकार का कोई श्रेय नहीं है। नहीं, इसमें मैंने कहा ही नहीं कि वर्तमान सरकार का श्रेय अगर नहीं होगा और नहीं होना चाहिए तो मैं समझता हूं ये रिसर्च बढ़ेगा ही नहीं। आज 4 साल बाद ही हम इसरो चंद्रयान 3 को लेके जा रहे हैं, तो हम कैसे डिनाई कर सकते हैं वर्तमान सरकार का इंटेंशन और मोटिव नहीं है। मैं समझता हूं कुछ ऐसे विषय होते हैं जहां सरकार बहुत ज्यादा जवाब जरा दिव्यांशु जी देंगे। दिव्यांशु जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, दिव्यांशु पोद्दार। क्या आप सुन सकते हैं मेरे को? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हाँ, मेरे ख्याल से ये जो है, ये इस तरीके के जो विषय होते हैं, ये बियॉन्ड पॉलिटिक्स होते हैं। ये जो जितने भी आज के दिन में, चाहे हमारा प्रधानमंत्री कोई भी हो, जब वो उस पद तक पहुंच जाता है, जब एक सरकार बन जाती है, तो वो समझते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोचते हैं, हम अपने देश के बारे में सोचते हैं, हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, हम ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं, इंसानियत के बारे में सोचते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक उस तरीके का विषय है। एंड मेरे ख्याल से आज तक हम एज अ कंट्री, हमें इसरो के लिए तो प्राउड होना ही चाहिए। इसरो को काफ़ी सपोर्ट मिलता है और काफ़ी ग्रोथ मिलती है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे को बहुत प्राउड करती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हीलियम की बात आ रही थी, क्योंकि मैंने हीलियम की बात की, हीलियम 3 की बात की। अगर वहां तक पहुंच जाता है भारत, तो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी? ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे को पहली बार एक ऐसा पावर सोर्स मिलेगा, और ऐसी अगर उस तरीके की तादाद में मिलता है। अब देखो, अगर 100 किलो चट्टान के अंदर अगर 1 किलो हीलियम 3 है तो उसका फ़ायदा नहीं। बट अगर हमारे को ऐसी तादाद में मिलता है कि वो एक्सट्रैक्टेबल है, तो ये पहला ऐसा पावर रिसोर्स बनेगा जो हम इंश्योर कर सकता है कि अगर ह्यूमैनिटी, अगर इंसानियत चांद पर जाकर
रहेगी या इंसानियत मंगल तक जाएगी, तो जब हमारे को वहाँ पे पावर जनरेशन करनी होगी, तो उसके लिए जो रिसोर्स है वो हीलियम 3 बहुत बड़ा रिसोर्स बनेगा। अभी आज के दिन में लोग कई सारे ऐसी बातें करते हैं कि हम यहाँ पे लाके यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे और उसके अंदर हीलियम 3 यूज करेंगे। मेरे को नहीं लगता कि वैसा होगा, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन जब होगा, जब हम चांद तक जाएंगे, जब हम मंगल तक जाएंगे, जब हमारे पास उस तरीके के स्पेसक्राफ्ट होंगे और वहाँ पे सेटलमेंट्स बनेंगी, वहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, तो उनके लिए जो पावर जनरेशन होगा बियॉन्ड सोलर जो है, हीलियम 3 विल बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पावर सोर्सेज that we will have। और चलिए, चांद पर तो हम कल पहुंच जाएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ब्रिक्स के दौरे पर भी 22 से 24 तारीख तक के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग पहुंच गए और तस्वीरें लाइव आ रही हैं हमारे पास। आप देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए हैं। ब्रिक्स समिट के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं जोहान्सबर्ग और यहाँ पर 22 से लेकर 24 तारीख तक का उनका दौरा होगा। 2 दिनों का दौरा है। काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा जोहान्सबर्ग इस ब्रिक्स की मीटिंग में होगी, ब्रिक्स की बैठक में होगी। और जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ये देखिए जो नाच है, वहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है, उसके साथ स्वागत करते वहाँ के लोग आपको नजर आ रहे होंगे। और एक बार आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग पहुँच गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं, लेकिन ऐसे में चांद का जो दौरा है वो कल पूरा होगा। चांद पहुंचेगा, माफ कीजिएगा, हमारा जो चंद्रयान 3 है उसका दौरा कल पूरा होगा और वो चांद पर पहुंचेगा। हमारे साथ में रिटायर्ड जनरल SP सिंह जी भी हैं, एयर कमांडर सर। क्या कहेंगे सर, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे में कई रुकावटें भी आई होंगी, चुनौतियां भी कई हैं, लेकिन उन सबको पार करते हुए कल जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग होगी और कहा जा रहा है कि 4 घंटे का वक्त होगा, 4 घंटे के बाद रोवर जो है प्रज्ञान वो फिर जो लैंडर है विक्रम उससे बाहर आएगा। उसमें स्टिकर्स लगे हुए हैं, उसमें इसरो का लोगो है, भारत का जो हमारा झंडा है वो बना हुआ है और जैसे ही चांद पर वो चलेगा वैसे वैसे वहाँ पर वो छाप छोड़ता जाएगा। देखिए, आपने चुनौती की बात कही, तो चंद्रयान जो प्रोग्राम है वो शुरू से ही चुनौतियों से भरा हुआ है। जैसे हम फाइटर फ्लाइंग करते हैं, टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक पायलट के लिए हर पल जो है चुनौती से भरा होता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ बदल सकता है, तो हमें तत्पर रहना पड़ता है उसको एक्शन लेने के लिए, ताकि जहाज़ को बचा सकें। इसी तरह चंद्रयान जो स्पेस है, इसका पूरा एक एम है कि हमें जाके वहाँ पे लैंड करना है, हमारी खोज जो पूरी हो, जो मानवता के लिए हम कार्य कर रहे हैं वो पूरा हो। उसके लिए रास्ता जो है बड़ा कठिन है। इस कठिन रास्ते पर जाने के लिए हमारे साइंटिस्ट को पूरा श्रेय दिया जाएगा कि उनके कारण ही, उनकी जो मेहनत है वो अब सफल होती दिख रही है। उसके कारण पूरा देश गौरवान्वित होगा। चुनौतियाँ क्या हैं? टेक ऑफ के टाइम से ही चुनौती है कि हमारी जो रॉकेट, जो हमारी फोर्स हमारे पास अवेलेबल है, वो ना तो USA की तरह है ना रशिया की तरह है। आपने देखा रशिया ने ट्राई करके रॉकेट से डायरेक्ट लॉन्च करके भेजने की कोशिश करी, वो फेल हो गया, वो अलग बात है, लेकिन वो शक्ति हमारे पास अभी इतनी नहीं है। लेकिन हमने जो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा के, साइंस का फ़ायदा उठा के, हमने उसी का ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फ़ायदा उठा के हमने ऑर्बिट में अपने चंद्रयान को डाल के उसके वहाँ तक पहुँच गए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये टेक्निकल चीज़ें समझाना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो यूज़ की जा रही है उसी को ही यूज़ करके हमने कम से कम पावर को यूज़ करके, जो रॉकेट पावर है, हम चंद्रयान को वहाँ पर पहुँचा सके। दूसरी बात, अब वो क्वेश्चन आएगा लैंडिंग का। लैंडिंग में भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जेट्स फायर करते हैं, जो आपकी, जैसे आपने कवर किया था कि हाई स्पीड से उसको लो स्पीड पर लाया गया लैंडिंग के टाइम में, उसको जो है जेट ब्लास्ट करके हिट करता है ग्राउंड को और आपकी स्पीड को स्लो कर देता है। अब जब जेट ब्लास्ट ग्राउंड पर हिट करेगा, वहाँ सारी लूज सैंड है, पेबल्स हैं, बड़े सारे पत्थर हैं, बड़ी सारी धूल मिट्टी है, वो सब उड़ेगी। आपने भी कवर किया था अपने शुरू में कि वो धूल मिट्टी उड़ने से हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उन पर इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें पहले से देख ली गई हैं, उसके पूरी तैयारी कर ली है कि ऐसा कुछ नुकसान ना हो।
ये सब टेक्निकल चीज़ें जो हैं उसको कवर करके उसके बावजूद वहाँ पर लैंडिंग करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस साउथ पोल जो है उसके बारे में, जो चंद्रमा का साउथ पोल है उसके बारे में वहाँ किस तरह की सैंड है, किस तरह का लैंडिंग ग्राउंड है, ये सब चीज़ें पहले से अध्ययन कर ली गई हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ। साउथ पोल पर जो है, जो हम गड्ढों की बात कर रहे हैं, कुछ गड्ढे इतने बड़े हैं कि उसमें 2 हमारे जो है माउंट एवरेस्ट समा सकते हैं। आप सोचिए उसकी कितनी गहराई होगी। अगर गलती से उस गड्ढे की तरफ चला गया ये चंद्रयान तो उसका ज़रा भी नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज़ है, ये हमारे वैज्ञानिकों ने पूरा अध्ययन करने के बाद, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, पूरी उसकी पिक्चर्स ली जा रही हैं, एक सॉफ्ट लैंडिंग ग्राउंड ढूंढा जा रहा है जो समतल हो। जैसे हमारे अभी साइंटिस्ट जो है उन्होंने कवर किया था कि अगर थोड़ा सा भी टिल्ट होगा, जो थोड़ा सा भी झुकाव होगा ज़मीन का, तो उसको भी वो सहन कर सकते हैं। उसके वजह उसकी पूरी कितनी क्षमता है जिससे लैंड कराना, उससे ज़्यादा क्षमता का हमने दी है उस चंद्रयान को। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये चुनौतियाँ हैं, पल पल चुनौती है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मैं एंड में यही कहना चाहूँगा, ये चुनौतियों से उभर के आने के बाद ही, लेकिन उसके बाद भी जो इसरो के वैज्ञानिक वो कह रहे हैं कि सब कुछ अगर गड़बड़ रहा तो भी हम लैंड करेंगे। बिल्कुल यही है। गड़बड़ होने के बाद भी सारे सिस्टम्स अगर फेल भी हो जाते तो भी लैंडिंग होगी, हो जाएगी लैंडिंग, और भले ही हार्श लैंडिंग हो लेकिन लैंडिंग होगी, पहुंच जाएगी। और रोवर भी, जो प्रज्ञान है वो भी बाहर आएगा, क्योंकि अभी 2019 में जो चंद्रयान 2 जिस तरीके से क्रैश किया था उसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि हमने बहुत चीजें मॉडिफाई की हैं, हम बहुत चीज सीखे हैं, और ऐसे में हमने मॉडिफिकेशन करके अपनी गलतियों से सीख करके ये इस बार चंद्रयान 3 में वो तमाम हमने चीजें डाली हैं जिनसे अब वो वाला सिचुएशन, यानी कि चंद्रयान 2 वाला जो सिचुएशन आया था वो ना आए। बिल्कुल। ये देखिए इसरो की जो जर्नी है, जैसे हमारे अभी पहले से बताया था कि जब से आज़ाद हुए, उसका जब इसरो बना है, विक्रम साराभाई जी जो है उन्होंने एक डायरेक्शन दी है। उसके बाद इसरो धीरे धीरे प्रगति करता है। अब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। जैसे जैसे आप चैलेंज नहीं आते हैं उनको हैंडल कर लेते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसी कॉन्फिडेंस के बल पर हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि चाहे जो भी होगा लैंडिंग तो होगी। तो इस लैंडिंग जब हो जाएगी तब हमारे जो मन में खुशी आएगी वो अनबिलीवेबल है। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर डब्ल्यू सेल्वा मूर्ति चांसलर जुड़ गए हैं, MIT यूनिवर्सिटी के पूर्व DG DRDO के भी रहे हैं, और साथ ही रॉकेट के फील्ड में इन्हें महारत हासिल है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर डब्ल्यू सेल्वा मूर्ति जी। चंद्रयान 3 का चांद पर पहुंचना, और कल का समय होगा 6 बजे हम पहुंच जाएंगे, जो हमने सपना देखा था, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए सर, और कितना समय लगा भारत को। विक्रम साराभाई के बारे में सोचिए, जब साइकिल पर हम रॉकेट लेकर जाया करते थे, और आज का ये वक्त हमने तय कर लिया है कि आज हम 2019 के बाद आसानी से, हम 2019 में फेल हुए, हमारा विक्रम लैंडर क्रैश कर गया, लेकिन हम 2023 में वापस जा रहे हैं। और विक्रम साराभाई का वो साइकिल पर जब हमारा रॉकेट जाया करता था, भारत ने कितनी बड़ी दूरी तय की है। हमारा भारत अभी इतना ऊंचा स्थान पे स्पेस रिसर्च में पहुंच गया। अब राइट फ्रॉम SLV, ASLV, PSLV, GSLV, लूनार मिशन, मार्स मिशन, ये सब में हम पूरी तरह सक्सेसफुली ये मिशन को इसरो साइंटिस्ट ने और टेक्नीशियंस ने मिलके इसको हमारा देश के लिए प्रेस्टीज बढ़ा दिया। और इस मिशन में अब तक चंद्रयान 3 मिशन में पूरा एज पर द प्रेडिक्शन, इसरो साइंटिस्ट पहले ट्रैजेक्टरी प्रेडिक्ट करते हैं, कितना आल्टीट्यूड में जाना है, कौन सा ऑर्बिट में जाना है, ये सब ठीक से हो रहा है। अभी हम प्री लैंडिंग ऑर्बिट में अभी हमारा लैंडर है। ठीक टाइम पे, प्रेडिक्टेड टाइम पे कल डिसेंट शुरू होगा। ये डिसेंट कंट्रोल डिसेंट है, इसमें पावर डिसेंट बोलते हैं इसको। पावर दे के 6000 किलोमीटर पर आवर वो वेलोसिटी में लैंड आ रहा है, इसको ज़ीरो में लेके आना है। और चंद्रमा की एनवायरनमेंट में वो वहाँ पे रेरिफाइड एटमॉस्फेयर है, यहाँ एटमॉस्फेयर ड्रैग करता है, इसलिए थोड़ा लैंडिंग ज़मीन में पृथ्वी में आसान है। मगर लूनार सरफेस में ये पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रहा है, ये बॉडी इतना वेलोसिटी में आ रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स, लूनार ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको लैंडर को खींच रहा है, इसको कंट्रोल करना है। कौन सा अल्टीट्यूड में कितना रिवर्स थ्रस्टर करना है, कोर्स ब्रेकिंग, फाइन ब्रेकिंग में क्या क्या पावर हम इस्तेमाल करना है,
so that it will be a soft landing. सॉफ्ट लैंडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लैंडर पूरा विदाउट डैमेज होना चाहिए, और उसके अंदर पेलोड्स है और रोवर उसका भी पेलोड्स है। ये सब पूरा हेल्थ में रहना चाहिए, ठीक से रहना चाहिए, क्योंकि फिर हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा। सब हम रोवर की तो बात कर रहे हैं, जिसकी बात आप कर रहे हैं प्रज्ञान, वो अपना काम करेगा, हम पेलोड्स की बात नहीं कर रहे हैं। और बहुत कम लोग हैं जो पेलोड्स के बारे में जानते हैं। जरा हमारे दर्शकों को भी बताइएगा कि ये जब ये जो पूरा क्राफ्ट है, जो पूरा रॉकेट है, जब उड़ता है और जब लॉन्च होता है, उसके बाद जब आगे धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसमें कितनी सारी चीजें होती हैं। सबसे अहम जो हिस्सा होता है वह पेलोड्स का भी होता है। ये होता क्या है सर? हाँ जी, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ व्यूअर्स को, हम सिर्फ रॉकेट ऊपर चढ़ना देखते हैं, इसमें रॉकेट साइंस में बहुत कॉम्प्लिकेशन है। पहले हम क्या मटेरियल यूज़ करना चाहिए, वो टेम्परेचर और वाइब्रेशन और इसके ऊपर सोलर कॉस्मिक रेडिएशन होता है, ये सबको ये मटेरियल टॉलरेट करना है। ये पहला मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग होता है। फिर प्रोपल्शन, 3 लाख किलोमीटर के ऊपर हमारा इतना 4 टन लोड इनका लेके जाना है। प्रोपल्शन, इसको प्रपल करना है। और प्रोपल्शन ये नहीं है सीधा हम मून पे जा रहे हैं, पहले हम आके अर्थ ऑर्बिट में हम सर्कल करेंगे 5 बार, फिर उसके बाद हम लूनार ट्रैजेक्टरी में जाएंगे, लूनार ऑर्बिट में जाएंगे, और लूनार ऑर्बिट में भी हम पहले दूर में रखते हैं मून से, फिर उसके बाद उसके क्लोज आते हैं, फिर उसके बाद राइट टाइम पे इसको लूनार हमारा लैंडर को लूनार सरफेस में पहुंचा देते हैं। पहुंचने के बाद उसको सेंसर है, एक तो इसके ऊपर है दी प्रोपल्शन मॉड्यूल के ऊपर, वो देखेगा अर्थ को मून से अर्थ कैसे दिखा रहा है, उसका क्या क्या चेंजेस हो रहा है, वो सब वहाँ से देखेंगे। फिर लैंडर में और 4 पेलोड है, उस पेलोड हमारा अर्थ लूनार सरफेस में क्या क्या कंपोजिशन है, एटमॉस्फेरिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, और इसमें क्या एलिमेंट्स है, क्या केमिकल्स है, ये सब लैंडर और रोवर के ऊपर सेंसर्स हैं, वो सब इसको देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा लूनार सरफेस, लूनार एनवायरनमेंट में क्या क्या चैलेंजेस है। ठीक है सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हम चांद के बारे में और अपने जो रॉकेट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सर मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे जो नॉर्मल जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आम आदमी है, वो रॉकेट का मतलब सिर्फ रॉकेट जानता है। आपने रॉकेट साइंस की भी बात की, उसे इतना नहीं समझ में आता कि क्या पेलोड है, क्या लैंडर है, क्या कौन सा रोवर है। और आज सुबह सुबह मेरी माँ से भी बात हो रही थी, तो मेरी माँ ने भी, जब मैंने कहा कि हमारा चंद्रयान कल पहुँच जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हम चांद पे पहुँच के हमें मिलेगा क्या। तो ये एक आसान सा सवाल है, वो मेरी माँ के जरिए पूरे देश में पहुँच जाए कि आखिर चांद पे पहुँच के हमें मिलेगा क्या। सर इसका जवाब जरा दीजिएगा। जी, पहले तो साइंटिस्ट को इंक्विजिटिवनेस होता है, क्योंकि सर सीवी रामन ने जब वो शिप में जा रहे थे, नीचे देखा था सी, ऊपर देखा तो द स्काई क्यों इतना ब्लू है, सो वो रामन इफेक्ट आ जाता है। रामन इफेक्ट अभी कितना महत्वपूर्ण है, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, काफ़ी सारा टेक्नोलॉजीज अभी इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे पहले साइंटिफिक इंक्विजिटिवनेस, लूनार सरफेस में, लूनार में कैसे एनवायरनमेंट है, इसको सीखना है। फिर ये तो नेचुरल सैटेलाइट है, ये हमारा पृथ्वी से एक नेचुरल सैटेलाइट बन के लूनार वो चंद्रमा बन गया। सो इसका कैसे इसका ऑरिजिन होता है, उसके बारे में भी हम सीख सकते हैं, वहाँ पे देख के कब हुआ है और इसका कैसे इसका सेपरेशन हुआ था, कैसे इस चंद्रमा बना है, इसके बारे में जान सकते हैं। तीसरा है वहाँ क्या क्या है, पानी, वहाँ तो इतना पानी है, हम सोच रहे हैं पहले पानी हमारा चंद्रयान 1 हमने डिस्कवर किया था, और इसको देखना चाहते हैं वो क्रेटर्स फुल ऑफ लोडेड विथ वाटर, पानी भरा हुआ है, क्योंकि वो डार्क साइड ऑफ द मून सदर्न पोल है, वो क्रेटर्स पूरा पानी में भरा हुआ है, इसको देखेंगे कितना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है वहाँ पे क्या क्या गैसेस है, लाइक अभी हीलियम के बारे में बात हो रहा था, हीलियम 3 के बारे में बातचीत कर रहे थे,
और उसके बारे में एलिमेंट्स क्या क्या केमिकल्स है वहाँ पे, लाइक एलिमेंट्स के ऊपर एल्यूमिनियम, पोटेशियम और आयरन, टाइटेनियम, ये सब पॉसिबल है वहाँ रहने का, क्योंकि ये तो हमारा जमीन से पृथ्वी से गए हैं। सो फिर देखेंगे वहाँ बायोलॉजिकल सिस्टम भी थे, मीथेन। सर एयर कमांडर एसपी सिंह भी यहाँ बैठे हैं, अगर एक आध सवाल आपसे लेना चाहें। कह रहे थे कि आपने इंटरव्यू लिया था उनका। सर गुड इवनिंग टू यू। आई रिमेम्बर, मुझे अभी भी याद है जब एमईटी के लिए आपने मेरा इंटरव्यू लिया था। सर तो एक आध सवाल। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ सर कि आपके साथ मेरा संबंध हुआ। आई एम वेरी लकी सर दैट आई। सर हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो हमारे जो चंद्रयान 3 में जब हम उसके सक्सेसफुल मिशन हो जाता है, जैसे अभी प्रीति जी ने पूछा है, उसके बाद जब हम डिस्कवर कर लेते हैं ये आइटम, तो उसके बाद हमारी साइंस में क्या हम प्रोग्रेस वहाँ देखना चाहते हैं। जैसे अगर हमें मार्स मिशन के लिए जाना है तो हम रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी सोच रहे हैं, वहाँ पर रिफ्यूलिंग पॉइंट बना लेंगे जिससे हम मार्स तक जा सकते हैं। कैसी ऐसी अचीवमेंट है जो हम वो चंद्रयान 3 के बाद हम देखना चाहते हैं। पहले तो हमारा ट्राई कलर तिरंगा वहाँ पे पहुँचाना है। यस सर, एब्सोल्युटली गुड। सॉफ्ट लैंडिंग हम प्रूव करना है ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम गगनयान मिशन में जाएंगे, वो सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग को अंदर, इंसान को अंदर बिठा के हम ऊपर लूनार सरफेस में भेजेंगे। सो एक तो पहले टेक्नोलॉजी को प्रूव करेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग कैपेबिलिटी, दैट इज़ पहला है। और दूसरा है उसके बाद पानी आ गया तो पानी मिल गया, पानी का ज़िंदगी वहाँ जीने के लिए पानी का ज़रूरत है। फिर वो देखेंगे पानी को कैसे इसको निकाल सकते हैं। फिर कुछ मिनरल्स मिले हैं, उसको कैसा एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो पहले तो हमें ये जानना चाहिए वहाँ पे क्या है, क्या एटमॉस्फेयर है, क्या जियोलॉजिकल वेल्थ है, मिनरल्स है। ये सब देखने के बाद उसको कैसे हार्नेस कर सकते हैं। तो उसके बारे में अगला स्टेप में करेंगे। ये पहले इसको अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद हम देखेंगे इसको एक्सप्लोरेशन के लिए कैसे नीचे पानी को ला सकते हैं। ठीक है सर। संजीव जी भी कुछ कह रहे कांग्रेस के नेता। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आज हमारा जो इसरो है और उसका जो इसरा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसरो का जो खासतौर से हमारा जो बजट है वो 12,000 करोड़ है, जबकि अमेरिका अपने इसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा करता है। क्या आप मानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भारत के अंदर जिस प्रकार का खर्च होना चाहिए, जिस प्रकार का बढ़ावा तो है, लेकिन जिस प्रकार का खर्च होना चाहिए वो खर्च उस लेवल का नहीं है, हमें और आवश्यकता है, ऐसा मानते हैं क्या? हमारा भारतीय लोगों को इस्तेमाल इंटेलेक्चुअल कैपिटल बहुत ज़्यादा है। इनका थोड़ा सा इनपुट देंगे, वो मैक्सिमाइज करेंगे आउटकम को। ये है हमारा दिमाग, क्योंकि हमारा वेदास, उपनिषद, भगवद गीता, योगा, आयुर्वेदा सब कुछ एग्जिस्टेड है 5000 ईयर्स अगो। वो हमारा जीन्स के ऊपर है, इसलिए हम थोड़ा सा इनपुट देंगे तो बहुत आउटकम आता है। ये सब ऑल दिस मिशन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हमारा इसरो साइंटिस्ट ने किया है, मगर हमारा रिक्वायरमेंट्स पूरा गवर्नमेंट मीट कर रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट आए हैं, इसरो तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के सुपरविजन में, गाइडेंस में, पैटर्नेज में आ जाता है। इसलिए पूरा गाइडेंस, सपोर्ट, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन सब कुछ मिलता है इसरो साइंटिस्ट को। और इन्होंने भी अच्छा कल्चर बना लिया, फ्रूगल कल्चर। छोटी सी इन्वेस्टमेंट में कैसे इसको आउटपुट ला सकते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा। हमारा मार्स ऑर्बिटल मिशन किए थे, वो सब इतना छोटा खर्च में किया है, एक फिल्म का कास्ट भी उसमें, हॉलीवुड फिल्म का कास्ट भी उसमें नहीं है। तो इतना सस्ते में करते हैं, क्योंकि अभी हमारा देश भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ऊंचा स्थान में है। पब्लिकेशन में नंबर 3 है, पूरा दुनिया में पब्लिकेशन नंबर 3 है, और पेटेंट्स में नंबर 9 है, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 से 40 तक आ गया, और नेचर इंडेक्स में वी आर नंबर 7। क्यों मैं कहना चाहता हूँ, हमारा बजट 0.7% ऑफ GDP।
इतना इतना कुछ कम चलिए संजीव जी investment जल्दी से में। सवाल। एक प्रश्न मैं ये चाहता हूं सेल्वा मूर्ति सर कि आज भारत का जो मूल उद्देश्य है और खासतौर से इसरो का जो ब्रह्म वाक्य है कि हमें हमारा जो साइंस है वो दूसरों के लिए मानव जीवन के हित के लिए है, लेकिन जो चाइना आज की तारीख में वह चांद पर जिस प्रकार का रिसर्च और जिस प्रकार का वो कर रहा है उससे क्या वह मानव रिसर्च मानव हित के लिए है या केवल उसका प्रोफेशनल अपने इकोनॉमी के लिए अपने हित के लिए है? आप इसको कैसे देखते हैं चाइना और भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसका ऑब्जेक्ट के रूप में अगर आप देखें तो आप कैसे कंपेयर करना चाहेंगे इस चीज़ को? हमारा डॉक्ट्रिन, हमारा भारत कभी भी दूसरा देश के ऊपर अग्रेसिव पास्चर नहीं किया है, इन्वेशन नहीं किया है, मगर हमारा देश को काफ़ी लोग आके इन्वेट किया है। ये एक हमारा अहिंसा हमारा जीन्स में है। कोई भी हम कर रहे हैं, रिसर्च हो, मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट, रडार, सोनार, टॉर्पीडोस, कोई भी हम डिफेंस R&D में भी कर रहे हैं। इसको डिफेंस करने के लिए, हमारा देश को सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये हमें कभी भी हम हेगेमोनिक एटीट्यूड हमने डिस्प्ले नहीं किया है दूसरा देश के ऊपर। सो ये स्पेस मिशन भी यही है, यही फिलॉसफी के साथ हम कर रहे हैं। एजुकेशन, कम्युनिकेशन, टेलीमेडिसिन और एग्रीकल्चर, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग, ये सबको ये हम रिसर्च वही कर रहे हैं। अभी चंद्रमा के ऊपर ये हम भेज रहे हैं। क्या हमारे समाज के लिए वहीं से कुछ वेल्थ मिल जाएगा? इसको माय क्वेश्चन इज और क्वालिटी ऑफ लाइफ को फाइनल बढ़ा कमेंट की तरफ जाना होगा, समय थोड़ा कम है। शुरुआत मेजर लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ हैं, एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ एयर कमांडर SP सिंह जी से। देखिए, मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा कि ये आज हमारे देश के लिए बड़े ही गौरव का विषय है कि इसरो के साइंटिस्ट ने जो उपलब्धि हासिल की है वो दुनिया में सबसे अलग तरह की योग्य उपलब्धि है। आज हमारा सिर जो है गौरव से ऊपर हो गया है, हमारे देश का तिरंगा फहरा रहा है। इसी बोलते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यही मेरा। ठीक है संजीत कुमार जी, फाइनल कमेंट। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे वैज्ञानिकों ने जो सपना देखा था, देश के नीति नियंताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो ने सपना देखा था, आज कल पूरा हो जाएगा। मैं समझता हूँ तब जबकि हमारा सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी और हमारी सांसें प्रधानमंत्री बहुत नरेंद्र मोदी को धीरे, विश्वास दे निश्चित दीजिए। रूप से मैं सभी सरकारें कोई सरकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसा सलमा मूर्ति सर ने कहा कि सभी सरकारें साइंस एंड टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा विषय नहीं जिसको कि हम सब मानते हैं। चंद्रयान 3 अब हमारा कल मिशन 100% सक्सेसफुल होंगे। इसरो साइंटिस्ट का रिलायबिलिटी और सक्सेस रेट सो हाई। मैं सबको व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, हमारा चंद्रयान मिशन कल इसी टाइम पे एक दिन के अंदर हम सेलिब्रेट करेंगे, पूरा दुनिया हमें सेलिब्रेट और फेलिसिटेट करेंगे। सो ये मेरा उम्मीद है, आशा है, ये जरूर होगा। Okay, thank you so much sir for joining us. Thank you so much all of you for joining us today. Thank you so much. और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। आप लोगों ने देखा कैसे जो चांद का हमारा सफ़र है वो अब बहुत चंद घंटों की दूरी पर ही है। हम चांद पर पहुंच जाएंगे। चांद को छूने से कुछ घंटों की दूरी पर ही हम खड़े हैं। कल इसी समय तकरीबन 6 बजे के आसपास हमारा जो चंद्रयान 3 है वो चांद पर लैंड करेगा और उसके बाद भारत का जो सपना है चांद को पा लेने का वो पूरा